दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सीडीएसएल की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। तो बाज़ार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीडीएसएल की पेयर कंपनी एनएसडीएल बाज़ार में लिस्ट होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है, जो रेस्पॉन्स है वो बहुत फीका हो गया है। अनलिस्टेड शेयरों की जो प्राइस थी उससे काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो क्या है संभावना, क्या सीडीएसएल को टक्कर दे पाएगा एनएसडीएल, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी लिमिटेड की बात करें तो किस तरह से बीएससी की शुरुआत हुई और बीएससी कितना मजबूत है इस समय, क्योंकि उस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न भी दिया है, काफ़ी बेहतर किया है। आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 1686 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 3.50% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि अच्छी खासी शुरुआत हुई थी, एक माहौल पॉजिटिव बना, लेकिन ऊपर के लेवल से हो गई गिरावट, क्योंकि बाज़ार में भी ज़बरदस्त गिरावट थी। और इस गिरावट के पीछे वजह ग्लोबल रीजन है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि इस समय जो यूएस की जो टैरिफ की तलवार लटक रही है और क्रूड ऑयल की प्राइस वगैरह, ये सारे रीजन बन रहे इस समय जो बाज़ार को दबाव में ला रहे हो। फ्राइडे को एफआई ने बाज़ार में भारी भरकम बिकवाली की, 5,000 करोड़ की बिकवाली एक ही दिन में की, जिससे गिरावट का माहौल बना। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएसडीएल का आईपीओ आने जा रहा है और एंट्री के पहले ही यहाँ पे 20% का झटका लग गया है। तो देख लो कि देश की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल जल्दी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने वाली है। इसे लेकर निवेशकों में काफ़ी उत्सुकता भी है, लेकिन मार्केट में एंट्री से पहले ही इन्वेस्टर को झटका दे रहा है स्टॉक। दरअसल एनएसडीएल के अनलिस्टेड शेयरों की जो कीमत है 52 वीक के हाई से लगभग 20% लुढ़क गई है। वही कंपनी ने इससे पहले इशू साइज भी घटाया है। तो अनलिस्टेड मार्केट में एनएसडीएल के शेयरों की कीमत इसके 52 वीक के हाई यानी 1275 रुपये से लगभग 20% नीचे आ गए। अब ये करीब 1025 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अनलिस्टेड जोन डेटा के अनुसार ये गिरावट एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के ग्रे मार्केट वैल्यूएशन से कम कीमत पर लिस्ट होने के बाद आई है, जिसने प्री आईपीओ बाजार में निवेशकों का उत्साह कम कर दिया है। अनलिस्टेड मार्केट में गिरावट से पहले एनएसडीएल ने अपने आईपीओ साइज को घटाकर भी निवेशकों को झटका दिया था। कंपनी ने अब 5.01 करोड़ शेयरों का ही ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ओएफएस पेश करने की बात कही है, जो पहले प्रस्तावित 5.73 करोड़ शेयर थे, जो अब कम कर दिए गए। ये बदलाव मई के अंत में दाखिल किए गए एक संशोधन प्रस्ताव में बताया गया था। इस आईपीओ में पूरी तरह से मौजूदा शेयरधारक आईडीबीआई बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने शेयर बेचेंगे। यानी इसमें फ्रेश इशू नहीं होंगे, सारे ओएफएस होंगे और ज़्यादा करके ओएफएस में उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इस आईपीओ की खासियत देखें तो एनएसडीएल का आईपीओ के जरिए करीब 3,429 करोड़ रुपये जुटाएंगे, यानी करीब $400 मिलियन जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए बोली प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने अक्टूबर 2024 में एनएसडीएल के आईपीओ को मंजूरी दी थी। आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस के ऊपर आधारित है। एनएसडीएल के शेयर एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी होल्डिंग पीएलसी और आईडीबीआई कैपिटल बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। और एमयूएफजी इंडिया इंक इंडिया टाइम, जो देख सकते हो कि पहले लिंक इन टाइम के नाम से थे, वो इसके रजिस्ट्रार के तौर पे अपॉइंट किए गए। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये थोड़ी सी राहत तो है सीडीएसएल के लिए, क्योंकि एनएसडीएल की उतनी धमाकेदार बाजार में एंट्री होने की संभावना कम है। तो निवेशकों का रुझान ठंडा पड़ा है। तो अभी भी जो लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त कस्टमर बेस कम हो सकता है सीडीएसएल का एनएसडीएल के आने से, ऐसी संभावना अभी फ़िलहाल उतनी नहीं दिख रही है। सीडीएसएल जमा जमाया काम है और ऐसे में हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आईपीओ का रेस्पॉन्स ठंडा पड़ा है, ये एक राहत तो मिली है सीडीएसएल को। अब सीडीएसएल यहाँ पे डिविडेंड भी दे रहे हैं और देख सकते हो कि
₹12.5 पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई, तो अभी जो खरीदारी करेंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा है। 29 अप्रैल 2022 को देखें तो यहाँ पे ₹15 का डिविडेंड दिया था कंपनी ने, और उसके बाद में आप देखें तो 2 मई 2023 को ₹16 का डिविडेंड दिया था। 5 मई 2024 को ₹3 का आप देखें तो इन्होंने डिविडेंड दिया था स्पेशल डिविडेंड के रूप में, और 4 मई 2024 को इन्होंने फाइनल डिविडेंड के रूप में ₹19 का डिविडेंड दिया, यानी ये डिविडेंड ₹22 के करीब हुआ। यानी डिविडेंड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार डिविडेंड थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और ये आने वाले समय फिर से बेहतर कर सकता है और काफ़ी अच्छा कमाल दिखा सकता है। चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। 2376 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन। 3.65% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, यानी CDSL और BSE दोनों ही ज़बरदस्त गिरे। गिरावट का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे CDSL और BSE दोनों ही एक मजबूत सरकारी कंपनी। अब आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शुरुआत है यह प्रेमचंद ने की थी ₹22 में। आप देखें तो ये आज 96,000 करोड़ की हैसियत वाली जो कंपनी बनी है, इसकी शुरुआत ₹22 से हुई थी। 5,000 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर है और उनकी यहाँ पे किस्मत तय होती है। तो मुंबई के हार्दिमन सर्कल में कभी एक बरगद का पेड़ था, शहर की शोरगुल से दूर, लेकिन उस वक्त की आर्थिक धड़कनों के बिल्कुल पास। वही कुछ 22 दलाल ₹1-1 की हिस्सेदारी से एक एसोसिएशन खड़ा करते हैं। कोई नहीं जानता था कि यह कोशिश एक दिन एशिया के सबसे पुराने और बड़े स्टॉक एक्सचेंज में ये बदल जाएगी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज BSE के नाम से जाना जाता है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज एक मजबूत एक्सचेंज बन चुकी है, यह उसके पीछे जो शख्स है उनकी सूझबूझ, जोखिम, गिरावट और समाज के लिए कुछ कर जाने की इरादा सब कुछ था, और उनका नाम था प्रेमचंद रायचंद, जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इस समय 5671 कंपनियां लिस्टेड है और इसका कुल बाजार पूंजीकरण 462 लाख करोड़ का है। इसके अलावा अगर सिर्फ BSE के मार्केट कैप की बात करें तो मौजूदा वक्त में कंपनी की कीमत 96,297 करोड़ के आसपास है। शुक्रवार को 4% की गिरावट हुई, जो 2371 के आसपास आया। अब गिरावट के बाद देख सकते कि इसकी जो गिरावट का माहौल बना, उसके पीछे की जैन स्ट्रीट को बैन करने का जो माहौल बना, जो कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया, जिससे इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट का कारण देखने को मिला। अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। इसने 4124% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रेवेन्यू की बात करें तो इन 4 वर्षों में साल दर साल के केवल ग्राफ बढ़ता ही गया है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 630 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2024 में 1618 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 157% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। और कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट में भी धमाकेदार बढ़ोतरी की है, करीब 274% का ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिला है। तो आप देखिए 2023 में 206 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2024 में बढ़ के 772 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हो कि BSE बहुत बेहतर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का इस समय कैश फ्लो भी ज़बरदस्त है। आप देख ही सकते हो कि 2020 में 249 करोड़ के आसपास जो कैश फ्लो था, इस समय 1.62K का कैश फ्लो है। क्लियरली ज़बरदस्त वृद्धि है और इसका ROE भी ज़बरदस्त सुधरा है। 2020 में 3.04% के आसपास था, जो 2024 में 20% तक पहुँच गया है। इसके अलावा इसके ROA की बात करें तो 2020 में 2.15% के आसपास, तो 2024 में 10.09% तक पहुंच गया है। बात करें EPS की तो 2020 में 3.02 रुपीज़ के आसपास था, जो 2024 आते थे 19.17 रुपीज़ तक पहुंच गया। यानी बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ज़बरदस्त बढ़ रहा है। ROC की बात करें तो 2020 में 3.59% के आसपास था, 2024 में 26.81% के आसपास पहुंच गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि BSE कमाल कर रहा है और आने वाले समय ये ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अभी फिलहाल जो मामला गिरावट का बना हुआ है, थोड़ी गिरावट और हो सकती है। बाजार संभलेगा तो BSE का शेयर कमाल कर सकता है। ये दोनों स्टॉक बहुत बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।